नमस्कार सभी लोगों को। उड़ान करियर एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। हम लोग लगातार क्लासेस कर रहे हैं, जिसमें से आज हम लोग अभी तक हमने भूगर्भिक संरचना वाला टॉपिक कर लिया है, उसके पहले सामान्य परिचय वाला टॉपिक कर लिया है। आज हम लोग भारत के भौगोलिक स्वरूप को करेंगे। भारत के भौगोलिक स्वरूप को चलिए, भारत का भौगोलिक स्वरूप। भौगोलिक विभाजन विभाजन जियोग्राफिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, जियोग्राफिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, ध्यान रखिएगा, भारत का भौगोलिक विभाजन। अगर हम भारत के भौगोलिक विभाजन की बात करें तो भारत अपने भौगोलिक विविधता के लिए जाना जाता है। कहीं पठार है, कहीं पर्वत है, कहीं मैदान है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, तो कहीं द्वीप है। तो भारत अपनी भौगोलिक विविधता के रूप में जाना जाता है। अगर हम भारत के भौगोलिक विभाजन की बात करें तो इसमें हम इसको किस तरह विभाजित कर, सामान्यतः 5 आधार पर विभाजित करते हैं सामान्यतः, लेकिन अपन यहाँ पे देखते हैं। देखें, अगर भौगोलिक विभाजन की बात करें तो यहाँ पे ध्यान रखना, एक तो हिमालय क्षेत्र, ठीक है। दूसरा अगर देखें, प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार, ठीक है। तीसरा अगर हम देखें यहाँ पे, उत्तर का विशाल मैदान, उत्तर का विशाल मैदान, मैदान, ठीक है, उत्तर का विशाल मैदान। चौथा अगर हम यहाँ पे विभाजन की बात करें, तटीय मैदान, तटीय मैदान, ठीक है, तटीय मैदान की बात करेंगे। और पश्चिमा अगर हम यहाँ पे विभाजन की बात करें, द्वीप एवं द्वीप समूह, द्वीप एवं द्वीप समूह, समूह, इनकी भी बात हम लोग करेंगे। ठीक है, इनकी भी बात करेंगे। तो हम लोग भारत के भौगोलिक विभाजन में हिमालय क्षेत्र को देखेंगे, प्रायद्वीपीय पठार की भी बात करेंगे, उत्तर का विशाल मैदान की बात करेंगे, तटीय मैदान की बात करेंगे, द्वीप एवं द्वीप समूह की बात करेंगे। ठीक है, अगर हम हिमालय क्षेत्र की बात करें तो हम इसको भी दो आधार पर देखेंगे आगे चलकर। ठीक है, एक तो क्षेत्रीय विभाजन देखेंगे, अगर हम देखेंगे भी, जब भी देखेंगे, एक तो क्षेत्रीय विभाजन, एक भौगोलिक विभाजन या धरातली विभाजन। भौगोलिक विभाजन भी देखेंगे, और एक प्रादेशिक या क्षेत्रिक विभाजन भी देखेंगे। प्रादेशिक या क्षेत्रिक विभाजन देखेंगे, या क्षेत्रीय विभाजन देखेंगे, या क्षेत्रीय। ठीक है, इसको आगे देखेंगे, अभी नहीं देख रहे हैं यहाँ पे। प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत अलग अलग चीजों को देखेंगे कि प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत जो जो विभाजन है उसको देखेंगे। केंद्रीय उच्च भूमि के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, ठीक है ना, कौन कौन से केंद्रीय उच्च भूमि, उच्च भूमि के अंतर्गत कौन कौन से पठार आते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, मध्य, दूसरी चीज, पूर्वी प्रायद्वीपीय के अंतर्गत, पूर्वी प्रायद्वीपीय के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, प्रायद्वीपीय, पूर्वी प्रायद्वीपीय के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, और दक्षिणी प्रायद्वीपीय के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं।
ऐसे विभाजित कर सकते हैं। ठीक है, इस पॉइंट को ध्यान रखना। दक्षिणी प्रायद्वीपी के अंतर्गत कौन कौन सी चीज आती है, ऐसे अपन विभाजित कर सकते हैं। उत्तर के विशाल मैदान को भी हम विभाजित कर सकते हैं। ठीक है, उत्तर के विशाल मैदान को अभी हम दो तरह से बांट सकते हैं। अगर हम इसको देखें, एक तो भौगोलिक आधार पर बांट सकते हैं या धरातलीय आधार पर, भौगोलिक या धरातली धरातलीय आधार पर, और एक नदियों के आधार पर बांट सकते हैं, नदियों के आधार पर। ठीक है, ये भी ध्यान रख सकते हैं, नदियों के आधार पर मैदानों को बांटा जा सकता है। ठीक है, ये सारी चीज आगे हम क्रम बाय क्रम, क्योंकि इसमें समय लगेगा, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, ये इसमें ज्यादा लेक्चर लगेंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। तटीय मैदान को अगर हम देखें तो इसे दो भागों में बांट सकते हैं, पश्चिमी तटीय मैदान, पश्चिमी तटीय मैदान, और एक है पूर्वी तटीय मैदान। कौन सा? पूर्वी तटीय मैदान, ये भी ध्यान देखेंगे। ठीक है, पूर्वी तटीय मैदान। अगर द्वीप एवं द्वीप समूह की हम बात करें तो इसको भी दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो या दिमाग में रखना है, अरब सागर के द्वीप, अरब सागर में स्थित द्वीप जो हैं, और दूसरा याद रखेंगे बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप, बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप, ये भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, सामान्य रूप से यहाँ पे जानकारी आपको दी जा रही है। तो भारत के भौगोलिक विभाजन की अगर हम बात करें तो भारत विविधताओं का देश है। यहां पे ध्यान रखिएगा, विभिन्न प्रकार के उच्चावच हैं, जैसे अपन देखें यहाँ पे हिमालयी क्षेत्र है। ठीक है, दूसरी चीज प्रायद्वीपीय पठार देख सकते हैं, तीसरी चीज उत्तर के विशाल मैदान को हम देख सकते हैं, चौथी चीज तटीय मैदान भी देखा जा सकता है, द्वीप एवं द्वीप समूह भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ठीक है, अगर हम एक एक करके उठाते हैं इन चीजों को, तो हम लोग आज हिमालय का अध्ययन करेंगे, और हिमालय का अध्ययन करने के लिए हमें कुछ चीजों को ध्यान जानना जरूरी है। हिमालय का अध्ययन करते हैं, हिमालय पहले तो ये देखेंगे कि हिमालय का वास्तव में हिमालय बना कैसे। ठीक है, पहले हम हिमालय के बारे में क्या क्या जानकारी लेंगे, ये पहले मैं इसकी रूपरेखा आपको बता दूं ताकि एकदम क्लियर रहे। रूपरेखा आपको बता रहा हूं, सारी चीजें क्या क्या इसमें पढ़ेंगे। देखो, हिमालय में क्या क्या पढ़ेंगे, इस चीज को ध्यान रखें। पहले तो देखेंगे इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। पढ़ने से पहले इसको जानना पड़ेगा कि हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई। ठीक है, दूसरी चीज इसके भौगोलिक विभाजन को देखेंगे, भौगोलिक विभाजन को भी देख लेंगे। ठीक है, और क्या देखेंगे, इसके प्रादेशिक विभाजन की भी बात करेंगे, प्रादेशिक विभाजन की बात करेंगे, ये सारी चीज देखेंगे। और हम इसमें क्या बात करेंगे, इसकी विशेषताओं के बारे में बात करेंगे, इसकी क्या विशेषता है, विशेषता के बारे में बात करेंगे। ठीक है, और हम क्या देखेंगे, इसके महत्व के बारे में भी बात करेंगे। हर एंगल से देखेंगे कि भाई हिमालय में क्या क्या चीजें हैं, कैसे हैं, ये सारी चीज हम देखेंगे। ठीक है, इन बातों को ध्यान रखेंगे। तो हिमालय के बारे में जानने से पहले हम इसकी उत्पत्ति को जान लें कि वास्तव में हिमालय बना कैसे, हिमालय का निर्माण कैसे हुआ, ये सारी चीज जानेंगे। इसके भौगोलिक विभाजन की भी बात करेंगे कि जैसे इसमें जो श्रृंखलाएं हैं, जैसे कि ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक, ये सारी चीज देखेंगे। प्रादेशिक विभाजन देखेंगे। ठीक है, कश्मीर हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, ये सारी चीज हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, विशेषता भी देखेंगे कि इस हिमालय की क्या विशेषता है, ये सारी चीजें देखेंगे और इसके महत्व को भी समझेंगे। तो किसी भी प्रकार से आपसे प्रश्न इधर उधर नहीं होगा, ये भी याद रखिएगा। हम इसे इस हिसाब से पढ़ेंगे कि इसका प्री और मेंस दोनों टॉपिक कवर हो जाए। ठीक है, थोड़ा सा एक चीज आपको यहां पे बताना चाहूंगा, एक मैप के थ्रू और बताना चाहूंगा। ये जो हम विभाजन वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं, इसको थोड़ा सा एक मैप के थ्रू देख लेंगे कि प्रायद्वीपीय पठार कौन सा हिस्सा है, हिमालय, उत्तर के विशाल मैदान, तटीय मैदान और द्वीप एवं द्वीप समूह। इसको थोड़ा सा एक मैप में देख लेते हैं
जैसे इसको इसलिए समझ लें कि इनको पढ़ने से पहले इसको जान लेना चाहिए कि कहां पे क्या है। ठीक है, समझिए समझिए। अगर इसमें हम देखें ये वाला पूरा पोर्शन, ये समझिएगा, ये समझिएगा हिमालय। ये क्या है? हिमालय। हिमालय, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। इसके जस्ट नीचे वाला अगर हम पोर्शन देखें, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा अपन बात करें, ये है उत्तर का विशाल मैदान, तो अपन विशाल मैदान लिख देते हैं, विशाल मैदान। ठीक है, विशाल मैदान देख लेंगे। ठीक है, उत्तर के विशाल मैदान। ये वाला हिस्सा क्या है? ये द्वीप है। ये क्या है? यहां पे ध्यान रखना है, द्वीप। ये अपन बोल सकते हैं ये द्वीप है। ठीक है, द्वीप एवं द्वीप समूह, द्वीप समूह। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, द्वीप एवं द्वीप समूह। ये वाला हिस्सा अगर हम देखें यहां पे, समझें, ये वाला हिस्सा, ठीक है, ये एक्चुअली में यहां तक जाता है, ऐसे ध्यान रखिएगा। ये क्या है? प्रायद्वीपीय पठार। पठार, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और ये वाला हिस्सा अगर हम देखें यहां पे, अलग से बना देते हैं, ये क्या है? तटीय मैदान। क्या है? तटीय मैदान। तटीय मैदान अपन सामान्य रूप से देख सकते हैं ये सारी चीजें। ये क्या है? तटीय मैदान। ये भी पॉइंट हम देख सकते हैं। तो थोड़ा सा इतना जानना है कि भाई हिमालय है किस जगह पे, मतलब इसका मतलब हिमालय भारत के उत्तर में स्थित है। ठीक है, और हिमालय और प्रायद्वीपीय पठार के बीच कौन सा मैदान है? विशाल मैदान है। ये भी पॉइंट दिमाग में रखना है। और यहां पे पूर्वी, ये क्या है? पूर्वी तटीय मैदान, पूर्व की ओर है, ये पूर्वी तटीय मैदान है। और ये कौन सा है? पश्चिमी तटीय मैदान। कौन सा है? पश्चिमी तटीय मैदान। ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, और ये हिस्सा क्या कहलाया? प्रायद्वीपीय पठार। ये हिस्सा क्या कहलाया? प्रायद्वीपीय पठार। ये भी पॉइंट ध्यान रखना है। ठीक है, ये भी पॉइंट। और अगर यहां पे देखें तो यहां पे ये हिंद महासागर है, थोड़ा सा ऐसे जान लें, हिंद महासागर। ठीक है, ये भी ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज तो हमने यहाँ पे ये चीजें थोड़ा देखने का प्रयास किए। अब हम लोग पर्टिकुलर यहाँ पे आते हैं। अब हम उठाते हैं हिमालय को और हिमालय की चीजों को समझते हैं, क्योंकि हिमालय में लगभग दो दो लेक्चर के आसपास लग जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। हिमालय को समझते हैं। हिमालय, ठीक है, हिमालय को समझने से पहले इसकी उत्पत्ति के बारे में समझेंगे। इसके उत्पत्ति के बारे में समझेंगे, फिर मैं बेसिक सारी चीजें आपको बताता हूं। उत्पत्ति, ठीक है, उत्पत्ति के बारे में हम इसके समझेंगे। ठीक है, इस या निर्माण कैसे हुआ ये समझेंगे। निर्माण, ये पॉइंट देखेंगे। देखो, हिमालय की उत्पत्ति के संबंध में मुख्यतः दो मत प्रचलित हैं। कौन से मत प्रचलित हैं? मुख्यतः दो मत, ये समझिएगा, बहुत तभी लिख पाएंगे आप यहाँ पे। उसके उत्पत्ति के संबंध में दो मत है। संबंध में दो मत, मत ध्यान रखिएगा। इन दो मतों को क्या क्या नाम दिया गया, ध्यान रखिएगा। एक तो भूसन्नत सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? भूसन्नत, जियोसिंक्लाइन सिद्धांत, जियोसिंक्लाइन थ्योरी ध्यान रखना है, सिद्धांत। ठीक है,
ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। दूसरा याद रखना, भूसंरचना सिद्धांत हो गया। दूसरा पॉइंट याद रखना, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत, ठीक ना, प्लेट विवर्तनिक। प्लेट विवर्तनिकी थ्योरी, ठीक है, ये ध्यान रखना, प्लेट विवर्तनिक की थ्योरी। भूसंरचना सिद्धांत किसने दिया था, ये पॉइंट यहां पे ध्यान रखना। ये किसका है, देखो, वैसे हाल और ढाना ने शुरुआत कर दी थी। किसने, हाल और ढाना ने, ध्यान रखना, हाल और ढाना। लेकिन इस पर मुख्य रूप से भूसंरचना सिद्धांत, भूसंरचना थ्योरी में किसने काम किया था मुख्य रूप से, ध्यान रखिएगा। भूसंरचना सिद्धांत में मुख्य रूप से, थ्योरी में किसने मुख्य रूप से काम किया था, जर्मन विद्वान पोबर ने। किसने, जर्मन विद्वान पोबर, पोबर, ठीक है, जर्मन विद्वान पोबर ने काम किया था। ठीक है, इसके महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी भूसंरचना थ्योरी देने में। ठीक है, मुख्य रूप से हाल और ढाना ने ये मत को प्रस्तुत किया था, लेकिन इस पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी किसने, जर्मन विद्वान पोबर ने निभाई थी। ठीक है, अब हम एक एक सिद्धांत को समझते हैं, भूसंरचना सिद्धांत को समझते हैं। देखें, देखो, जुरासिक युग में क्या हुआ था, जुरासिक पीरियड में क्या हुआ था कि दो खंड हुआ करते थे। वैसे मैंने बताया था कि सारी चीजें आपको बताई थी, कार्बोनिफेरस युग में सभी महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे, जिन्हें क्या कहा गया था, पेंजिया कहा गया था। लेकिन इसके जो चारों ओर की जलराशि थी उसे पैंथालासा कहा गया था। कालांतर में इसमें विभाजन हुआ। ठीक है, तो यहां ये याद रखिएगा, विभाजन हुआ तो वो दो खंडों में बट गया था। कौन कौन से वो दो खंड थे उसको समझना है। एक खंड क्या कहलाया, अंगारा लैंड, अंगारा लैंड, समझिएगा। और एक खंड क्या कहलाया, गोंडवाना लैंड। आराम से समझना है, नहीं तो ये नहीं बनेगा, ध्यान रखिएगा, गोंडवाना लैंड। और इसके बीच में क्या हुआ करता था, टेथिस सागर। क्या हुआ करता था, टेथिस सागर। ठीक है, समझिएगा, क्या हुआ करता था, टेथिस सागर। तो यहां पे हम लिख देते हैं टेथिस सागर। ठीक है, ये अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड को कोबर ने क्या कहा, अग्रदेश। क्या कहा इनके लिए क्या शब्द प्रयोग किया, ये दो खंडों के लिए, अग्रदेश, अग्रदेश। और इसके लिए भी अग्र प्रदेश, अग्र प्रदेश या अग्रदेश, कुछ भी बोल दें, कोई दिक्कत नहीं, अग्र प्रदेश। ठीक है, अग्र प्रदेश शब्द का प्रयोग किया। ठीक है, तो क्या हुआ इसमें, ये पॉइंट ध्यान रखना कि जो ये पोबर साहब थे, जर्मन विद्वान थे, इन्होंने कहा कि ये अग्रदेश और ये अग्रदेश का लगातार क्या हुआ, अपर्दान। अग्रदेश का क्या हुआ, लगातार अपर्दान। अपन बोल सकते हैं क्या, लगातार अपर्दान, अपर्दान। समझ रहे हैं बात को। तो कोबर ने क्या बोला कि इन अग्रदेशों का लगातार अपर्दन हुआ, और जो ये अपर्दित पदार्थ था, या अपर्दित क्या था, अपर्दित पदार्थ, समझिएगा पॉइंट को अच्छे से, अपर्दित पदार्थ का जमाव कहां हुआ, इस टेथिस सागर में हुआ। कहां पे हुआ, इस टेथिस सागर में। ठीक है, इस टेथिस सागर में कहां हुआ, टेथिस सागर में। और ये कैसा था, छिछला सागर हुआ करता था। कैसे, ये भी पॉइंट ध्यान रखें, कैसा, छिछला,
छिछला अवतलित भाग था, अवतलित भाग, ठीक है, छिछला अवतलित भाग था। अब क्या हुआ, देखो यहां पे समझो, जैसे ये वाला हिस्सा समझिएगा, ये क्या कहला, अग्रदेश। पॉइंटों को समझना तभी जाके यहां पे बनेगा, याद रखिएगा। ये क्या कहलाए, अग्रदेश, अग्रदेश या अग्र प्रदेश कहलाए ये वाला बेल्ट, इन दोनों को, क्योंकि एक तरफ अंगारा लैंड था, एक तरफ गोंडवाना लैंड था, ठीक है, याद रखना, अग्रदेश कहा गया। और इनके अपर्दन से लगातार इनके तली में क्या हुआ, अवसादों का जमाव हुआ। अब ये पॉइंट समझिए, लगातार क्या है, तली में अवसादों का जमाव हुआ, और ये तली लगातार क्या हो गई, धंसती गई। मतलब समझ, जैसे यहां पे इतनी तली थी, फिर यहां ऐसे धंस गई और ऐसे हो गई, फिर लगातार इसमें ऐसे सिकुड़न पैदा हो गए, समझ रहे ना, सिकुड़न मतलब ऐसे तली में लगातार नीचे धसाव होता गया, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिए, क्या, तली में धसाव, मतलब अपन बोल सकते हैं तली में धसाव, धसाव, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, तली में धसाव हुआ। कालांतर में अग्रदेश क्या हुआ, एक दूसरे की ओर खिसकने लगे। ये जो अग्रदेश है ऐसे खिसकने लगे एक एक दूसरे की ओर, इसका मतलब संपीड़न बल लगने लगा, मतलब कंप्रेस फोर्स, याद रखिएगा। तो कालांतर में क्या हुआ, कालांतर में अपन बता सकते हैं, कालांतर में अग्रदेश, या ऐसा बोल सकते हैं भूखंडों में, भूखंडों में ऐसे बोल सकते हैं, भूखंडों में क्या हुआ, भूखंडों में, कालांतर में भूखंडों में क्या हुआ, संपीड़न बल के द्वारा, संपीड़न बल के द्वारा क्या हुआ, लगातार यहां पे क्या लगा, संपीड़न बल, जिससे क्या हुआ, जो यहां पे अवसाद थे तली में, वो कुछ इस तरह बलित हो गए। अवसादों का क्या हुआ, जब आपस में ऐसे हुए, कैसे, ऐसे, तो ये जो अवसाद ऐसे उठ गए और ऐसे ऐसे बलित हो गए। मतलब अपन ये बोल सकते हैं, कालांतर में भूखंडों में क्या हुआ, संपीड़न बल लगा, और संपीड़न बल के परिणाम स्वरूप क्या हुआ, संपीड़न बल के परिणाम स्वरूप, संपीड़न बल के परिणाम स्वरूप अवसादों में मोड़ पड़ गए, अवसादों में मोड़ पड़ गए, ठीक है, मोड़ पड़ गए, मतलब ये अवसाद कुछ इस तरह, ऐसे, इसमें कैसे हो गया, अवसादों में इस तरह के मोड़ पड़ गए, और इन्हीं अवसादों के परिणाम स्वरूप क्या हुआ, मोड़ पड़ने से हिमालय जैसे नवीन बलित पर्वत का निर्माण हुआ, हिमालय जैसे नवीन बलित पर्वत का निर्माण हुआ, पर्वत का निर्माण हुआ, का निर्माण, ठीक है, इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा, हिमालय जैसे नवीन बलित पर्वत का निर्माण हुआ। मतलब ध्यान ये रखना है, कोबर का जो भूसंरचना सिद्धांत है वो ये कहता है कि दो खंड थे, उनके मध्य क्या था, 33 साल, दो खंड को, जिसमें से अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, इनको क्या अग्रदेश या अग्र प्रदेश कहा गया, ठीक है। कालांतर में इस अग्र प्रदेश में लगातार अपर्दन हुआ, और अपर्दन, अपर्दित जो पदार्थ है वो कहां पे निक्षेपित हो गई, यहां पे, कहां पे, टेथिस सागर में निक्षेपित हो गई, जिसके कारण इसमें जो ये टेथिस सागर था वो लगातार क्या, अवसादों, अवसाद, यहाँ पे अवसादीकरण हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप इसके तली में लगातार धसाव होने लगा, ठीक है। फिर आगे चलकर ये जो अग्रदेश है इसमें संपीड़न बल लगा, और संपीड़न बल के परिणाम स्वरूप ये दोनों प्रदेश एक दूसरे के समीप आने लगे, जिससे क्या हुआ, क्या हुआ कि ये जो तली में धसाव थे, तली में धसाव मतलब अवसाद ज्यादा मात्रा में जमा थे, उसमें क्या पड़ गए, मोड़ पड़ गए, ऐसे टाइप में, ऐसे मोड़ पड़ गए, ठीक है, जिसके कारण क्या हुआ,
कुछ भाग ऊपर उठ गए, कुछ भाग नीचे धस गए। अब समझो, ऊपर उठे हुए भाग को अपनति अपनति कहते हैं और नीचे धसे हुए भाग को अभिनत कहते हैं। अभिनत, ये भी पॉइंट दिमाग में रखना है। देखो, ऊपर धसे हुए भाग को अपनत, अगर ध्यान रखना है इस पॉइंट को कि सामान्य रूप से अगर संपीड़न बल लगा है तो ऐसी स्थिति पैदा हुई थी, ठीक है। लेकिन अत्यधिक संपीड़न के कारण ये क्या हुआ, क्रैक हो गया, इसमें टूट 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 हो गए और ये वाला हिस्सा इस पे चढ़ गया, जिसे क्या कहा गया, ग्रीवाखंड। समझिए बात को, अत्यधिक संपीड़न के कारण क्या हुआ, अपन बोल सकते हैं अत्यधिक संपीड़न। अत्यधिक संपीड़न के कारण क्या हुआ, ये जो बलित पदार्थ है उसमें क्या, बलित पदार्थ अपन बोल सकते हैं, बलित पदार्थ, पदार्थ बीच से क्या होगा, टूट गया, टूट गया, बीच से टूट गया, जिसे क्या कहा जाता है, ग्रीवा खंड। ये भी पूछा जा सकता है, ग्रीवा खंड, ठीक है। और मतलब ये पदार्थ ये टूटकर इसके ऊपर रूढ़ हो गया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये क्या कहलाता है, ग्रीवा। और याद रखना, ऐसे जो कश्मीर घाटी का निर्माण हुआ है ये बीच वाले भाग के टूटने से ही हुआ है और यहाँ पे क्या हुआ, एक तरह का मैदान का निर्माण हो गया, ये वाला भाग इसके ऊपर आरूढ़ हो गया है, ठीक है। इस चीज को ध्यान रख सकते हैं। तो ध्यान रखना है, कोबर ने जो सिद्धांत दिया है उसे पर्वतों का पालना कहा जाता है। कोबर के सिद्धांत को क्या कहा जाता है, अपन ध्यान रखेंगे, कोबर के सिद्धांत को पर्वतों का पालना, पर्वतों का पालना, पर्वतों का पालना, पालना कहते हैं। ये भी पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। लेकिन कुछ विद्वान ये कहते हैं कि भाई संपीड़न बल के द्वारा कैसे हिमालय का निर्माण हुआ, ठीक है। संपीड़न बल इतना ज्यादा तो लग नहीं रहा कि इस हिमालय जैसी संरचना का निर्माण कर दे, ठीक है। तो कुछ विद्वान इस मत के को सही नहीं मानते, कहते हैं कि भाई संपीड़न बल के परिणाम स्वरूप कैसे इतनी बड़ी विशाल संरचना का निर्माण हो जाएगा। इसी के जस्ट बाद अपन देखें, हैरी हैस का प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत आता है। हैरी हैस का प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, उसको भी समझते हैं। फिर इन दोनों पॉइंट को एक बार लिख लेते हैं, सारी चीजों को, कि कैसे प्रश्न को अपने को डील करना है। दूसरी चीज, प्री से संबंधित कैसे प्रश्न बनेंगे, मेन से संबंधित प्रश्न कैसे बनेंगे, ध्यान रखिएगा। अब हम इसको आगे समझते हैं, किसको, अब हम समझते हैं प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत को। समझे, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, ठीक है। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को समझते हैं। देखें यहां पे, ये किसने दिया था, हैरी हैस ने दिया था, हैरी हैस, ठीक है। इनका ये मानना है कि दो प्लेटें, जैसे हिमालय के निर्माण में दो प्लेटों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कौन कौन सी दो प्लेटें हैं उसको ध्यान रखना, कौन कौन सी दो प्लेटें हैं। एक तो याद रखिएगा, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, प्लेट, और एक हो गई कौन सी, यूरेशियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, प्लेट, ठीक है। इनका यह मानना था कि इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के बीच में एक सागर था, जिसे क्या कहा गया, टेथिस सागर। तो अपन यहां पे बना सकते हैं, यहां पे डायग्राम समझिए, जैसे ये समझिए यहां पे अच्छे से सारी चीजें। जैसे ये प्लेट है, ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट में आइए लिख दिया, ठीक है। दूसरी चीज ये कौन सी है, प्लेट
ये प्लेट है यूरेशियन प्लेट। ये कौन सा है? यूरेशियन। यूरेशियन, यूरोप और एशियन प्लेट लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसके बीच जल भराव था, इसके बीच जल भराव था, जिसे क्या कहा गया था? टेथिस सागर। क्या कहा गया था? टेथिस सागर। टेथिस सागर, ठीक है। इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा, इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। अब यहां की नदियां और यहां की नदियां लगातार यहां पे अवसादों का जमाव की। एक अलग डायग्राम बनाते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। इंडो ऑस्ट्रेलियन और यहां पे यूरोप और एशियन प्लेट को यहाँ पे, तो यहाँ पर लगातार क्या है? नदियां यहाँ पे अवसादों का लगातार क्या की? जमाव की। समझिएगा बात को, अवसादों का भी जमाव हुआ लगातार यहाँ पे। कहाँ पे? इस टेथिस सागर में क्या हुआ? अवसादों का जमाव हुआ टेथिस सागर में। टेथिस में अवसादीकरण, अवसादीकरण हुआ, ठीक है। अवसादीकरण हुआ, ये पॉइंट। अब याद रखना, इन प्लेटों में क्या हुआ? अभिसरण हुआ। मतलब ये प्लेटें अभिसरण मतलब एक दूसरे के समीप, अभी भी प्लेट मूव कर रही है, ये प्लेटें एक दूसरे के समीप आने लगी। समझ गए? मतलब आगे पॉइंट देखिए, यहां पे ये प्लेटें एक दूसरे के समीप आने लगी, ऐसे मूव करने लगी एक दूसरे के समीप, मतलब अभिसरित होने लगी। इसका मतलब ये जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट थी, ये कैसी प्लेट? ये दोनों प्लेटें महाद्वीपी थी, ये भी ध्यान रखना। यहां पे मैं लिख देता हूं, ये दोनों प्लेटें कैसी थी? महाद्वीपी। ध्यान रखना, महाद्वीप। देखो प्लेटें कई तरह के होते हैं, जैसे अभी अगर अभिसरण की बात करें तो अभिसरण, अपसरण और रूपांतरित। इसमें ध्यान रखना, प्लेटों में मूवमेंट अगर देखा जाए तो या तो महाद्वीपी महाद्वीपी प्लेटें आपस में टकराएंगी, या तो महाद्वीपी महासागरी प्लेटें आपस में टकराएंगी, या तो महासागरी महासागरी प्लेटें आपस में टकराएंगी। तो ये दोनों प्लेटें कैसी थी? महाद्वीपी। कैसी प्लेटें थी? महाद्वीपी प्लेटें थी। ये पॉइंट आपको दिमाग में रखना, बहुत अच्छे से प्लीज समझना, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इन दोनों प्लेटों में क्या हुआ? अभिसरण, एक दूसरे के पास आने लगी। पास आने के बाद ये ध्यान रखना, ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो थी भारी थी, ऐसे याद रखो, भारी। जबकि यूरेशियन प्लेट कैसी थी? हल्की थी। इन्होंने बताया, हमने नहीं बताया, इन्होंने बताया। किन्होंने? हैरी हेस साहब ने बताया है। ये किसी न किसी टीचर ने बताया है, ये याद रखना, हैरी हेस साहब ने बताया है। इस बात को ध्यान रखिएगा। क्या हुआ कि ये जब भारी प्लेट है, अब भारी प्लेट हल्की प्लेट के नीचे धसेगी कि नहीं धसेगी जब टकराव होगा? तो ध्यान रखिएगा, ये प्लेट इसके नीचे धस गई, इसके नीचे, क्योंकि ये भारी प्लेट है। कैसी प्लेट है? भारी प्लेट, ठीक है। अब ये मूवमेंट क्यों होता है? मूवमेंट याद रखना, क्या होता है? पृथ्वी के अंदर क्या तरल पदार्थ होता है, जिसमें प्लेटें क्या होती है? मूव करती रहती हैं। अभी भी प्लेटें मूव कर रही हैं, ध्यान रखिए। तली में धसा हुआ, अब जब ये तली में धसा हुआ होगा, समझ रहे हैं ना, तो ये वाला हिस्सा ऊपर की ओर उठेगा कि नहीं उठेगा? अरे ये वाला हिस्सा, ये वाला ऊपर को उठेगा कि नहीं उठेगा? और यहां याद रखना, जब तली में धसा होगा तो नीचे क्या है? अत्यधिक ताप एवं दाब है, दोनों चीजें ध्यान रखिएगा, जिसके कारण ये वाला मेल्ट हो जाएगा। ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा? मेल्ट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। कौन सा पोर्शन? ये वाला मेल्ट हो जाएगा, जिसके कारण क्या होगा? यहां पे ऐसी गतिविधियां देखने, जैसे भूकंप की गतिविधियां देखने को मिलती है, ज्वालामुखी, लेकिन अपने हिमालय में ज्वालामुखी गतिविधियां नहीं देखने को मिली हैं, ध्यान रखिएगा। मुख्यतः यहाँ पे देखें, लेकिन इसके अपवाद अगर देखें तो हिमाचल प्रदेश में ज्वालामुखी के संकेत मिलते हैं, लेकिन मुख्य रूप से यहाँ पे ये लगातार मूवमेंट हो रही है, और यहाँ पे ऐसी गतिविधि क्या होता है? जैसे भूकंप देखने को मिलते हैं, इसी कारण ध्यान रखिएगा। तो क्या हुआ? तो यहां पे क्या हुआ? ये वाले बेल्ट में क्या हुआ? ये अवसाद जो थे, कहां पे? ये अवसाद थे, ये यहां पे क्या हुआ? धसा हुआ, ऐसे धसा हुआ, जिसके कारण ये अवसाद ऊपर की ओर उठ गए। अवसाद, फिर आगे लिख सकते, अपन बता सकते हैं,
क्या बता सकते हैं, जो भारी प्लेट थी हल्की प्लेट में छेपित होने के कारण हल्की प्लेट क्या हो गई, ऐसे उठ गई, और हल्की प्लेट जो उठी तो यहां पे ये वाला पोर्शन भी उठा और इसमें अवसाद था। क्या था, अवसाद था। तो अवसाद क्या है, अवसाद का क्रमिक रूप से ऐसे वो हुआ, उठा हुआ, मतलब अवसाद ऐसे क्रमिक, अवसाद कैसे, क्रमिक रूप से, क्रमिक रूप से उठता गया, उठता गया। ठीक है, जैसे जिसके कारण क्या हुआ, जो हिमालय पर्वत है वो उसका निर्माण क्रमिक रूप से हुआ। कैसे, समझिए बात को। पहले कौन सा बनता है, ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय। ये बनने के जस्ट बाद पहले ये वाला हिस्सा उठ के ट्रांस हिमालय बना। ठीक है, कैसे, ऐसे उठा, ऐसे, समझिए बात को। जो अवसाद है कुछ ऐसे, ये वाला हिस्सा पहले बना, पहले ये वाला अवसाद उठा, उठकर क्या बना, ट्रांस हिमालय कहलाया। फिर कौन सा हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये महान हिमालय, महान हिमालय। ठीक है, और फिर कौन सा, मध्य हिमालय, मध्य हिमालय। फिर कौन सा, शिवालिक, शिवालिक। ये भी ध्यान रखिएगा, मतलब समझ रहे ना कि जो अवसादों का उठाव हुआ है वो क्रमिक रूप से हुआ है, क्रमिक रूप से उठा हुआ है, जिसके कारण याद रखिएगा इस हिमालय की श्रृंखला को अलग अलग नामों से जाना जाता है। जब पहली बार अवसादों का ऐसे उठा हुआ जिसके कारण क्या, इसे क्या कहा, ट्रांस हिमालय। फिर जब अवसादों को उठा हुआ आगे चलकर तो उसे क्या कहा गया, महान हिमालय। फिर आगे चल के अवसादों को, क्योंकि अवसाद एक दिन में नहीं ऐसे लहरनुमा उठा है, ध्यान रखिएगा, ये काफी समय लगा है। फिर आगे चलकर मध्य हिमालय, फिर आगे चलकर शिवालिक हिमालय का निर्माण हुआ। ये चीजें देख सकते हैं, समझ गए। तो अपने को यह ध्यान रखना है कि प्लेट वर्तनिक सिद्धांत के आधार पर अगर हम समझे कि दो प्लेटें थे, एक इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, एक यूरेशियन प्लेट। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के मध्य में क्या हुआ करता था, एक सागर हुआ करता था जिसे टेथिस सागर कहते थे। तो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट से जो नदियां निकल रही थी और यूरेशियन से जो नदियां आ रही थी, तो उसमें लगातार अवसादों का जमा हुआ इस टेथिस सागर में। कालांतर में प्लेटों में अभिसरण हुआ और अभिसरण के परिणाम स्वरूप अवसाद में क्या हुआ, जो बड़ी प्लेटें थी वो छोटी प्लेट में क्या हो गई, छेपित हो गई, जिसके कारण छोटी प्लेट ऊपर की ओर ऐसे उठ गई। ठीक है, साथ ही ये अवसाद भी क्या हुए, ऊपर की ओर उठ गए। और कैसे उठे थे, लहरनुमा उठे थे या मोड़नुमा, मोड़नुमा या लहरनुमा, लहरनुमा अवसाद उठे थे, ध्यान रखिएगा। जिसके परिणाम स्वरूप कालांतर में कई श्रेणियां बनी। कालांतर में कौन कौन सी कई श्रेणियां बनी, जैसे ट्रांस हिमालय, फिर बृहद हिमालय, फिर मध्य हिमालय, फिर शिवालिक हिमालय। इस तरह ये कालांतर में ये श्रेणियां बनती गई। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। तो दो सिद्धांत, और ये जो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत इसको सर्वमान्य मानते हैं, इसको सर्वमान्य इसलिए मानते हैं, ऐसा जो विद्वान है ऐसा मानते हैं कि भाई ये आपस में प्लेटें टकराई थी, जिसमें बड़ी प्लेट छोटी प्लेट में छेपित हो गई। क्या हुआ कि इसके संकेत भी मिलते हैं, क्या ऐसा है कि जब ये प्लेट नीचे की ओर जाएगी, जिसके कारण यहां पे क्या हुआ, ताप दाब के कारण ये प्लेट मेल्ट हो जाएगी, और मेल्ट होने से क्या होगा, वो ऊपर की ओर आने का प्रयास करेगी, जिसके कारण ये क्या होगा, यहाँ पे ज्वालामुखी, भूकंप जैसी गतिविधियों को देखा जा सकता है। तो एक बार हम वापस से बेहतरीन तरीके से एक बार और समझेंगे ताकि आपको हिमालय की उत्पत्ति के बारे में जानकारी मिल जाए। ये आपसे 7 मार्कर 10 मार्कर जरूर प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, या ऐसा पूछ लेगा 2 मार्कर में अगर पूछेगा तो हिमालय की उत्पत्ति के संबंध में कौन कौन से मत प्रचलित है, मुख्यतः 2 मत प्रचलित है, एक तो भूसन्नत सिद्धांत और दूसरा प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। भूसन्नत सिद्धांत किसने दिया था, कोबर ने दिया था, लेकिन इस भूसन्नत सिद्धांत को देने के लिए हाल और ढाना ने काम शुरू कर दिया था। ठीक है, दूसरी चीज
प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत किसने दिया था? हैरी हेस साहब ने दिया था। इनका मत था कि प्लेटें आपस में टकराई और उसमें जो अवसाद थे जो स्थिति सागर में, उसमें बलन पड़ गए थे, जिसके कारण हिमालय जैसी विशाल संरचना का निर्माण हुआ। ठीक है, जबकि ये कौन, कोबर भाई साहब बोलते हैं कि जो गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड था उसे अग्र प्रदेश इन्होंने बोल दिया था, और बोला कि भाई यहां की जो नदियां हैं लगातार, ये जो अग्र प्रदेश है इसमें लगातार अपरदन हुआ, जिसके कारण अपरदित पदार्थ किसमें चला गया? टेथिस सागर में। ठीक है, कालांतर में इस अग्र प्रदेश में क्या हुआ? संपीड़न बल लगा और एक दूसरे के समीप भी आए ये प्रदेश, जिसके जिसके कारण क्या हुआ? इन संपीड़न बल, अगर सामान्य संपीड़न बल लगा तो क्या है, ये जो अवसाद है उसमें क्या केवल बलन ऐसे पैदा हो गए, जिसके परिणाम स्वरूप इसी तरह श्रृंखलाओं का निर्माण हुआ, जैसे ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय। लेकिन जब ज्यादा मात्रा में बलन पड़ गए, संपीड़न हो गया, ज्यादा मात्रा में तीव्र संपीड़न हो गया अगर, तो जिसके कारण यहां पे ये क्रैक भी हो गया, और क्रैक होने के परिणाम स्वरूप ये इसमें रूढ़ हो गया, और बीच वाला हिस्सा एक तरह ऐसे बन गया मैदान के रूप में, जिसके कारण यहाँ पे अगर हम देखें कश्मीर घाटी का विकास हो जाता है। ये वाला बेल्ट में क्या है? कश्मीर घाटी का विकास हो जाता है, और इसी बेल्ट में कश्मीर के मैदान को भी हम देख सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हुई, लेकिन एक बार आप लोग वापस से समझो, देखो सारी चीज बेहतरीन समझना, लिखना कैसे है ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है। जब भी आपको हिमालय की उत्पत्ति के बारे में पूछे तो थोड़ा एक चीज ध्यान रखना कैसे लिखना है। मान लीजिए 10 मार्कर में पूछता है, दूसरी 10 मार्कर तो देखेंगे, प्लस अपने को प्री के हिसाब से भी ये समझ लेना है भाई, प्री के हिसाब से भी फैक्ट पूछा जा सकता है। ऐसे पूछेगा कि हिमालय की उत्पत्ति के संबंध में कौन सा मत प्रचलित है, दे देगा ऑप्शन भूसन्नत सिद्धांत, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, और दो ऑप्शन अलग से दे देगा, तो ये दोनों मत प्रचलित हैं। ठीक है, ये दोनों मत प्रचलित है, ध्यान रखिएगा। अब इसमें एक पॉइंट मैंने समझो यहां पे क्या प्रश्न, कैसे ध्यान रखना इसके प्रश्न देखो, क्वेश्चन क्या क्या बनेंगे, कैसे बनेंगे। हिमालय की उत्पत्ति को समझाइए, हिमालय की उत्पत्ति को समझाइए, उत्पत्ति को समझाइए, सीधे प्रश्न पूछेगा। तो हिमालय की उत्पत्ति को समझाने से पहले आप एक सिंपल इंट्रो दे दोगे कि बता सकते हो, इस फैक्ट के साथ भी बता सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कि मतलब भारत के उत्तर में स्थित हिमालय, आप बता सकते हो नवीन बलित पर्वत से ही भी शुरुआत कर सकते हो। ठीक है, नवीन बलित पर्वत क्यों? क्योंकि लगातार इसका ये याद रखना, ये इसमें अवसादीकरण से बना है, और अवसाद लगातार अभी भी क्या हो रहा है, इस हिमालय का लगातार क्या हो रहा है, विकास जारी है, अभी भी प्रेजेंट में भी जारी है। क्यों जारी है? कि जो प्लेटें हैं ना अभी भी टकरा रही हैं आपस में। वो जैसे कि हिमालय की सर्वोच्च चोटी क्या है? माउंट एवरेस्ट है। आपने पढ़ा होगा इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर, कभी कभी आप पढ़ते हैं 8,850 मीटर। वो लगातार क्या हो रहा है, प्लेटें क्या है आपस में टकरा रही, जिसके कारण जो भारी प्लेट है वो हल्की प्लेट में लगातार क्या हो रही, छेपित हो रही है, जिसके कारण कुछ भाग ऐसे उठ रहा है। कौन सा भाग? जो हल्का वाला भाग है वो कैसे उठ रहा भाई, नीचे से कोई छेपित होगा तो ये वाला भाग उठेगा कि नहीं उठेगा, ये ध्यान रखिए, ध्यान रखना है। तो यहां पे ये समझना है, समझिए। तो आप इंट्रो लिखोगे, ठीक है, इंट्रो लिखने के बाद हिमालय की उत्पत्ति के संबंध में ऐसा बोलोगे कि हिमालय की उत्पत्ति के संबंध में, हिमालय की उत्पत्ति के संबंध में मुख्यतः दो मत सामने आए, मुख्यतः दो मत सामने आए। कौन कौन से दो मत सामने आए? फिर यहाँ पे आप ये फ्लो चार्ट बनाओगे, कौन कौन से दो मत आए सामने। एक तो याद रखना भूसन्नत सिद्धांत, भूसन्नत ये लिख दोगे, ठीक है, भूसन्नत। और दूसरा क्या बता दोगे? प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत, प्लेट टेक्टोनिक, ठीक है, प्लेट टेक्टोनिक। फिर इसको अभी समझाता हूं एक बार और वापस से, ताकि एकदम प्रॉपर वे में क्लियर रहे। प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत, ठीक है। फिर भूसन्नत सिद्धांत यहां पे बता दोगे कि किसने दिया, ये बता दोगे। फिर यहां पे बता दोगे कि किसने दिया, ठीक है, ये सारी चीज। फिर आपको क्या करना है, एक एक करके उठाना है। जैसे आपने ये बना दिया,
फिर एक एक करके उठाओगे, भूसन्नत सिद्धांत उठा लिए, ठीक है, और भूसन्नत सिद्धांत को यहाँ पे लिखना चालू कर दोगे। फिर जब भूसन्नत सिद्धांत कंप्लीट हो जाएगा तो प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत समझो। लेकिन भूसन्नत सिद्धांत आपको बताना पड़ेगा कि वास्तव में क्या हिमालय के निर्माण में ये संपीड़न बल काम किया होगा। अगर भूसन्नत मान लीजिए संपीड़न बल काम कर देता तो प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत क्यों आता, क्यों आता, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत क्यों आता, फिर क्यों उस मत को देते। लेकिन ये कहीं ना कहीं इस विद्वानों के मन में संदेह पैदा की, भाई इतना कमजोर फोर्स ये कैसे कर दिया होगा, संपीड़न बल के वजह से थोड़ी इतनी बड़ी विशाल संरचना बन गई होगी, समझ रहे ना। तो इसके बाद प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत आया, ठीक है। अब देखो यहां पे समझो बात को, यहां पे ध्यान रखना है, हिमालय की उत्पत्ति के संबंध में हमने दो मत बताए थे। कौन कौन से मत, भूसन्नत थ्योरी, प्लेट विवर्तनिक थ्योरी। भूसन्नत थ्योरी हाल और ढाना ने इसकी शुरुआत की, लेकिन इसमें विजय किसने प्राप्त की, कोबर ने, क्योंकि कोबर ने इसकी संपूर्ण जानकारी दी। इसलिए कोबर के इस सिद्धांत को, भूसन्नत थ्योरी को पर्वतों का पालना कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पर्वतों का पालना कहा जाता है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। फिर यहां पे अगर हम देखें आगे तो इसमें यह बताया गया कि दो लैंड हुआ करते थे, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। समझ लेना है अच्छे से, क्या हुआ करते थे, सीधे लिखेंगे, दो लैंड, दो खंड, आप दो भूखंड लिख दो चाहे, या दो प्रदेश हुआ करते थे, जिनमें से अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड, जिन्हें अग्र प्रदेश या अग्र प्रदेश कहा गया। जिन्हें क्या कहा गया, अग्रदेश या अग्र प्रदेश, जो भी आपको लिखना है, ये पॉइंट में आप लिख सकते हो। दूसरी चीज फिर बता देना कि कालांतर में इन अग्र प्रदेशों में अपर्दन प्रक्रिया हुई। क्या हुई, अपर्दन। भाई इसमें अपर्दन हुआ, और इन दो अग्र प्रदेशों के बीच क्या हुआ करता था, तेथिस सागर हुआ करता था। तेथिस सागर मैंने बताया था ना, कार्बोनिफेरस युग में सभी महाद्वीप आपस में क्या हुआ करते थे, जुड़े हुए थे, जिन्हें पेंजिया कहा जाता था। इसके चारों ओर की जलराशि क्या कहलाती थी, पेंथालासा। लेकिन कालांतर में उसमें विभाजन हुआ तो दो भूखंडों में बट गया, एक अंगारा लैंड, एक गोंडवाना लैंड बट गया था, जिसके बीच में तेथिस सागर हुआ करता था। याद आया कि नहीं आया। तो क्या हुआ कि यहाँ के जो यहां से अपर्दन हुआ, अपर्दन के परिणाम स्वरूप अपर्दित पदार्थ कहां पे जमा हुए, इसमें, इसके तली में धसा जमा हुए, किसके, टेथिस के तली में जमा हुए, जमते गए जमते गए, मतलब ऐसे परत जमती गई ऐसे ऐसे। देखो यहां पे ऐसे जमाव होते गए कि नहीं हुए, मतलब इसका मतलब तली में भी धसाव होता गया। ये जो तल है, तली में क्या हुआ, धसाव होता गया कि नहीं हुआ, धसाव होता गया। फिर क्या हुआ, कालांतर में ये अग्र जो प्रदेश है, ये एक दूसरे की ओर मूव करने लगे, एक दूसरे की ओर मूव करने लगे, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, इसमें संपीड़न बल लगा। किसमें, इसमें ध्यान रखना, इसमें क्या, ये संपीड़न बल लगा, जिसके ये ऐसे एक दूसरे समीपन। ये बताओ, इसमें जो अवसाद है, जब दबाव बल लगेगा, देखो यहां पे दबाव बल लगेगा, तो ये ऐसे अवसादों में मोड़ पड़ जाएगा कि नहीं पड़ जाएगा। कुछ अवसाद ऊपर की ओर उठ जाएंगे, कुछ अवसाद नीचे की ओर धसे रहेंगे, कुछ तो ऊपर उठे हुए भाग को क्या, ये एक तरह के क्या, हिमालय कैसा है, अपना मोड़दार पर्वत है, मोड़दार, ऐसे ऐसे श्रृंखला बनी है कि नहीं बनी है। इसका मतलब ये कौन सा, कई मतलब कई श्रृंखलाओं में बट गया। जैसे ये वाली श्रृंखला को ट्रांस हिमालय कह दिए, इस वाले को महान हिमालय कर दिए, इस हिमालय को मध्य हिमालय, और इसको शिवालिक कह दिए, ठीक है, ऐसे मोड़ पर। तो समझो बात को, तो याद रखना, उठे हुए भाग को अपनत कहा जाता है, और जो नीचे धसा हुआ भाग है उसे अवनत। मतलब कुछ भाग नीचे भी धसे, कुछ भाग ऊपर भी उठे, मतलब कुल मिला के जैसे लहरनुमा मोड़ पड़ गए। कैसे, लहरनुमा, समझ गए, मतलब ऐसे, ये लहर ऐसे चलती है, ऐसे मोड़ पड़ गए, जिसके कारण ये हिमालय का निर्माण हुआ। और यहाँ आपने देखा होगा, ये यहाँ पे घाटियों का निर्माण हुआ, जैसे कश्मीर घाटी का विकास अपन बोल सकते हैं। यहाँ पे कश्मीर घाटी का विकास हुआ कि नहीं हुआ, जो नीचे धसा हुआ भाग है, मतलब अपन ये बोल सकते हैं अभिनत की स्थिति में घाटियों का निर्माण हुआ। इसका एग्जाम्पल अगर देखें, कश्मीर घाटी, समझ गए। इस चीज को भी आपको दिमाग में रखना है, ये सारे पॉइंट आपको एटलीस्ट दिमाग में रखना है।
ध्यान रहेगा क्या हिमालय की उत्पत्ति के बारे में? तो ये सारी चीजें हुआ। अपरदित पदार्थ 33 सागर, कालांतर में भूखंडों में संपीड़न बल लगा, संपीड़न बल एक दूसरे के पास आने का प्रयास किए, परिणाम स्वरूप अवसादों में क्या हुआ, मोड़ पड़ गए, और मोड़ पड़ने के परिणाम स्वरूप क्या हुआ, ये किसमें बन गए, पर्वत का रूप धारण कर लिया, और पर्वत, वो पर्वत क्या कहलाया, हिमालय पर्वत कहलाया। क्लियर हुई बातें? कर जाएंगे अगर आप भूसन्नत सिद्धांत से समझा देंगे क्या, भूसन्नत सिद्धांत समझा पाएंगे क्या हिमालय का निर्माण कैसे हुआ? ठीक है, तो इन बातों को ध्यान रखना। क्लियर हुई बातें कि एक बार वो वापस से और बता दूं? अगर क्लियर नहीं हुई, देखो एक बार और समझ लो ताकि एकदम प्रॉपर वे में क्लियर। देखो, दो खंड हुआ करते, समझिए मेरी तरफ सुनिएगा अच्छे से, दो खंड हुआ करते थे, जैसे अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। इन्हें कोबर ने बोला भैया ये अग्र प्रदेश है। क्या बोला? अग्र प्रदेश। इतना दिमाग में रखो, ठीक। दूसरी चीज ध्यान रखना, इस अग्र प्रदेश में कलांतर, इस अग्र प्रदेश में कलांतर में क्या हुआ, लगातार अपर्दन होता गया, अपर्दन होता गया। अपर्दन के परिणाम स्वरूप ध्यान रखिएगा, यहां के अपर्दित पदार्थ किसमें, इस तैथिस सागर में जमा होता गया, और इस तैथिस सागर के तली में लगातार धसाव धसाव होता गया, मतलब सिकुड़न होने लगा एक तरह का, मतलब तली में धसाव हुआ। और दूसरी चीज, इसमें जो संपीड़न बल लगा था किसमें, अग्र प्रदेश में, जिसके कारण ये दोनों क्षेत्र एक दूसरे के समीप आने लगे। जब यहां पे बहुत सारा अवसादीकरण हुआ, अवसादीकरण होने के परिणाम स्वरूप क्या हुआ, जो पास पास आएंगे, ये बताओ अवसादों में ऐसे लहरनुमा मोड़ पड़ेंगे कि नहीं पड़ेंगे? अरे यार, जैसे मान लीजिए अवसाद है, समझ लिए, अब इसे हम दबाव डालेंगे तो कुछ भाग ऊपर उठेगा कि कुछ भाग नीचे धसेगा कि नहीं धसेगा? ये बताओ, मान लीजिए, समझिए, जैसे ये अवसाद है, यहां पे मैंने दोनों तरफ फोर्स लगाए, या तो ये वाला हिस्सा ऊपर की ओर उठ जाएगा, कुछ हिस्सा नीचे की ओर भी जा सकता है, समझ रहे ना? तो ऐसा होगा प्रक्रिया कि नहीं होगा? तो ध्यान रखना, यही गतिविधियां ऐसे हुई, मतलब ये तली में धसा हुआ जिसके कारण ऐसे मोड़ पड़ गए। लो, अब क्लियर हुआ? ऊपर उठे हुए ये अवसाद जो ऊपर उठ गया था, इसे क्या कहा गया, अपनत। क्या कहें? अपनत। और जो नीचे धसा हुआ भाग था उसे क्या कहा गया, अभिनत। अभिनत। क्लियर हुई बातें? ये बातें क्लियर हुई कि नहीं हुई? इस पॉइंट को भी आपको दिमाग में रखना। क्लियर हो रही है बातें? ठीक है, तो हिमालय की उत्पत्ति में कोबर का भूसन्नत सिद्धांत भी देखने को मिलता है। लेकिन कुछ विद्वान ये कहते हैं, भाई थोड़ा बताना आप, कि हालांकि कुछ विद्वान ये बोलते हैं, इसमें ये पॉइंट ध्यान रखना है, ये बोलते हैं हालांकि कुछ विद्वान कि जो कोबर का सिद्धांत है उसमें जो संपीड़न बल लग रहा है, क्या हिमालय के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा? इतना कम फोर्स फिर भी ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा? ये सारी चीजें समझ रहे हैं बात को? तो ये पॉइंटों को आपको ध्यान रखना है। अब हम आगे देखें, ठीक है, लेकिन फिर भी इस मत को हम रखते हैं, ध्यान रखिएगा। फिर हम आगे देखें, अगर यहां पे प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत की बात करें, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत में हैरी हैस साहब ने बताया कि दो प्लेटें थी, ये हिमालय के निर्माण की भूमि, और वो दोनों प्लेटें महाद्वीपीय थी। कैसी थी? दोनों प्लेटें महाद्वीपीय थी, यही मैंने बताया ना, ये दोनों प्लेटें महाद्वीप। और इसमें यह कहा गया कि जो भारी प्लेट थी वो हल्की प्लेट में छेपित हो गई, मतलब हल्की प्लेट के में जाके धस गई। भारी प्लेट रहेगी ना तो उसका भार ज्यादा रहेगा, जिसके कारण वो हल्की प्लेट में छेपित हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? इस बात को ध्यान रखना। मतलब एक इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट थी, क्योंकि इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट उत्तर पूर्व की ओर गति कर रही है, यह भी ध्यान रखो। ये जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट उत्तर पूर्व की ओर मूव कर रही है, ठीक है ना? महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत भी आपने पढ़ा होगा, प्लेटें मूव कर रही है कि नहीं कर रही है? तो ये उत्तर पूर्व की ओर मूव कर रही है, और यूरोप और एशियन प्लेटें भी मूव करती है। तो यहां पे ध्यान रखना, यहां पे इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरोप और एशियन प्लेट एक दूसरे के समीप आई, मतलब अभिसरण हुआ। क्या हुआ? अभिसरण हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट क्या थी? भारी थी। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट भारी थी, जो कि जाके किस पे छेपित हो गई? यूरेशियन प्लेट में। और यूरेशियन प्लेट में जब छेपित होगी तो आप ये बताइए, यहां पे जो अपसादीकरण हुआ था, यहां पे तो ये छेपित हो गई, लो छेपित कर दिया, ये वाला भाग तो उठेगा ही,
साथ में ये वाला भाग भी अवसाद भी उठ जाएगा। अरे यार अवसाद उठेगा कि नहीं, ऐसे टिल करेगा कि नहीं करेगा? तो जब अवसाद टिल करेगा तो कुछ इस तरह लहरनुमा, ये भी अवसाद उठ गया, ये भी लहरनुमा अवसाद उठ गया, जिसमें पहला भाग क्या कहलाया? ट्रांस हिमालय, फिर वो महान हिमालय, फिर मध्य हिमालय, फिर कौन सा कहलाया? शिवालिक हिमालय। क्लियर हुई बातें? क्लियर हुई बातें कि नहीं हुई बातें? तो अपने को ये चीजें ध्यान रखना है। तो कर जाएंगे, कर जाएंगे। प्रश्न अगर जब भी आए कि हिमालय की उत्पत्ति को समझाएं, चाहे 10 मार्कर में पूछ ले, चाहे 7 मार्कर में पूछ ले, चाहे 2 मार्कर में पूछ ले, कर जाएंगे पक्का। तो हम लोगों ने ये चीजों को समझ लिया, ठीक है। कल हम लोग करेंगे यहां पे आगे का टॉपिक करेंगे कौन सा? हिमालय का धरातली संरचना के बारे में चर्चा करेंगे, प्लस प्रादेशिक विभाजन के बारे में चर्चा करेंगे। वही धरातली संरचना समझेंगे। दूसरी चीज, एक चीज और ध्यान रखना है, फिर इसकी विशेषता को भी समझेंगे, हिमालय की क्या क्या विशेषता है, ठीक है। फिर यहां पे हम ये देखेंगे इसके महत्व क्या क्या है, ये सारे पॉइंट देखेंगे। तो अभी इसमें 3 से 4 लेक्चर लगेंगे, क्योंकि भाई उसके धरातली संरचना को समझने में ही टाइम लगेगा। जैसे ट्रांस हिमालय को समझना है, फिर महान हिमालय को समझना है, फिर मध्य हिमालय को समझना है, फिर शिवालिक हिमालय, फिर प्रदेशी के आधार पर अगर देखें, कश्मीर हिमालय को समझेंगे, कुमायूं हिमालय को समझेंगे, नेपाल हिमालय को समझेंगे, असम हिमालय को समझेंगे, क्योंकि यहां से प्रश्न बनते हैं। और इसे हम प्री और मेंस दोनों तरह के कवर करेंगे, प्री और मेंस दोनों हिसाब से कवर करेंगे, ठीक है। तो हमने यहां तक ये सारी चीजें देख ली, आप लोगों को चीजें समझ में आई? कर जाएंगे क्वेश्चन इसे। अब देखो, हो सके ऐसा भी प्रश्न पूछ ले, रुको एक चीज और समझो, अलग अलग भी प्रश्न पूछा जा सकता है। देखो एक प्रश्न ये बनेगा, ठीक है, दूसरा प्रश्न अगर देखें, दूसरा, लेकिन इस पे तर्क जरूर देना, जब तर्क देना, ठीक है, तर्क भी देना, और इस पे भी तर्क दे सकते हो, 1 लाइन का 1.5 लाइन का तर्क दे देना, जो भी आपको मतलब समझ में आया कि हाँ क्या वास्तव में प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के वजह से हिमालय का विकास हुआ कि नहीं हुआ, ये थोड़ा आप देना यहाँ पे पॉइंट। दूसरी चीज ध्यान रखना, यहाँ पे एक प्रश्न अलग से पूछा जा सकता है कि प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के आधार पर हिमालय की उत्पत्ति को समझाइए, 7 नंबर में। क्या प्रश्न बनेगा अलग अलग से? प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के आधार पर, सिद्धांत के आधार पर क्या समझाएं? आधार पर हिमालय की उत्पत्ति, हिमालय की उत्पत्ति, ठीक है, हिमालय की उत्पत्ति समझाएं, ठीक है, हिमालय की उत्पत्ति समझाएं, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिए। कर जाएंगे क्या? कर जाएंगे। चले, तो हम लोगों ने यहां पे हिमालय की उत्पत्ति को समझ लिया। आपको क्या करना है, कल एनी हाउ करके हिमालय की उत्पत्ति को लिख के लाना है। कैसे? मैंने जो प्रश्न, एक ये 10 मार्कर में लिख के लाना है, हिमालय की उत्पत्ति को समझाइए। दूसरी चीज मैंने क्या प्रश्न दिया? प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के आधार पर हिमालय की उत्पत्ति को समझाना है। कर जाएंगे क्या? चलो ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।